अब 9 क्लास का लेसन 2 है। इसके अंत में दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण अंग, इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, इसके बारे में जानना है। तो उसमें सबसे पहला है त्वचा। त्वचा को अंग्रेजी में स्किन कहते हैं। इसके बारे में जानना है। यह पाया जाता है हमारे शरीर के ऊपरी भाग पर। यह ऊपरी आवरण का त्वचा निर्माण करता है। इसमें पसीना ग्रंथि, स्वेट ग्लैंड कहते हैं, श्वेत ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में स्वेट, SWEAT, स्वेट ग्लैंड। एक और है सीबेसियस ग्लैंड, सीबेसियस ग्रंथि। यह भी त्वचा पर पाया जाता है। यह त्वचा पसीना को निकालता है। तो पसीना के रूप में उत्सर्जी पदार्थ जो है ये निकलते रहते हैं। पसीना के रूप में उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। यह हमारा स्पर्श इंद्रिय है। यह स्पर्श, दबाव, सर्दी, गर्मी का अनुभव कराता है। त्वचा से ही मालूम पड़ता है कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, कठोर है या मुलायम है। ये सब जो है चिकनी है या रुखड़ी, ये त्वचा ही अनुभव कराता है। उत्सर्जन क्रिया में भी यह पसीना के रूप में ये बाहर निकालता है। यह त्वचा का काम हुआ। तो त्वचा शरीर के बाहरी भाग पर पाया जाएगा। ये सब काम हुआ त्वचा का। दूसरा है अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में स्टोमक कहते हैं। हमारा ये लेफ्ट साइड में होता है, पेट में लेफ्ट साइड में, ये फेफड़ा के नीचे लेफ्ट साइड में रहता है। ये एक थैली नुमा रचना है। थैली नुमा रचना है। इसमें भोजन 4 से लेकर 6 घंटा तक जमा रहता है। 4 से लेकर 6 घंटा तक भोजन जमा रहता है। वो निर्भर करता है कि हमने किस प्रकार का भोजन लिया है। साधारण भोजन लिया है तो वो जल्दी वहां से बाहर निकल जाएगा। गरिष्ठ भोजन लिया गया है, अधिक फैट वाला, अधिक प्रोटीन वाला, तो कुछ देर तक रहता है। इसके भीतरी दीवार में एक कोशिकीय एक ग्रंथि होती है जिसे ऑक्सेंटिक ग्लैंड कहते हैं। उससे गैस्ट्रिक जूस निकलता है, पाचक रस निकलता है। और एक ग्रंथि है जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी निकलता है, जिससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी के वजह से हमारा जो भोजन है वो अम्लीय बन जाता है। अम्लीय बनाने वाला काम है इसका। इसके अलावा भोजन को गलाता भी है, मुलायम भी करता है। भोजन में उपस्थित जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको मारता भी है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है। तो अमाशय यह थैली नुमा रचना है, भोजन को जमा रखता है। इससे पाचक रस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है और यह प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। इसके बाद भोजन ड्यूडेनम में चला आता है, ग्रहणी से चला आता है। उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय को अंग्रेजी में पैनक्रियाज कहते हैं। अग्नाशय बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है। इससे अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो प्रोटीन को पचाएंगे, कार्बोहाइड्रेट को पचाएंगे, वसा, फैट को पचाएंगे, ये इससे निकलता है। और यह एक नली है, कॉमन बाइल डक्ट है। उस नली के द्वारा ही यह इससे निकला हुआ रस आकर हमारा छोटी आंत के शुरुआत जो ग्रहणी वाले भाग है वहां आकर खुलता है। इसमें इंसुलिन नामक हार्मोन का भी स्राव होता है। इसके बारे में विस्तार से 10 क्लास में पढ़ना है। अभी इतना ही जानना है कि अग्नाशय से इसकी जो बीटा कोशिकाएं हैं, बीटा कोशिकाएं से इंसुलिन नामक एक हार्मोन का स्राव होता है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो डायबिटीज या मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये अग्नाशय के ही कारण होता है। इसलिए अग्नाशय भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद है फेफड़ा, लंग्स।
फेफड़ा हम लोगों का दो भागों में बटा होता है। श्वास नली जो नीचे आता है यह चला आता है फेफड़ा में, और फेफड़ा बहुत हल्का होता है, एक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। फेफड़ा के अंदर वायु कोश जिसे एल्वियोली या एल्वियोलस कहते हैं यह पाया जाता है। इसमें रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होता है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में सहायता करता है। फेफड़ा हम लोगों का प्रधान श्वसन अंग है, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम लोगों का, या गाय भैंस कुत्ता बिल्ली का भी अधिक स्तनपाइयों का श्वसन अंग फेफड़ा ही है। रक्त नलिकाओं का जाल बिछा होने के कारण यहाँ O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। ये इस डायफ्राम नामक पेशी से लगा होता है जिससे यह हमारा फेफड़ा सिकुड़ता और फैलता है। और फेफड़ा ही कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प CO2 और जल वाष्प वाटर वेपर को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। तो फेफड़ा अगर नहीं हो तो हमारी श्वसन की क्रिया, खास करके सांस, उसको ब्रीदिंग कहते हैं, ब्रीदिंग की क्रिया पहले नहीं होगी, तब श्वसन की क्रिया भी, रेस्पिरेशन की क्रिया भी नहीं हो पाएगी। तो फेफड़ा इस तरह बहुत ही महत्वपूर्ण काम करता है। इसके बाद है हृदय, हार्ट। यह मुट्ठी के व्यक्ति का जितना बड़ा उसका मुट्ठी होता है उतने बड़ा ही इसका आकार होता है। यह एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियम नामक झिल्ली से हमारा हृदय घिरा होता है जो हृदय को बाहरी आघात से बचाता है और इसका पोषण करता है। हमारे हृदय में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय। हमारा हृदय तिकोना होता है, ऊपर थोड़ा चौड़ा और नीचे पतला होता है। तो ऊपरी भाग को अलिंद कहते हैं और निचले भाग को निलय कहते हैं। 2 अलिंद और 2 निलय पाया जाता है। यह रक्त का संचालन करता है पूरे शरीर में, इससे रक्त बहता है। जब हृदय सिकुड़ता है तो सिकुड़ने को सिस्टोल कहते हैं, और जब फैलता है, प्रसारित होता है, उसे डायस्टोल कहते हैं। एक सिकुड़न और एक फैलन, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, दोनों मिलाकर एक हार्ट बीट बनाता है, हृदय की धड़कन बनाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। बच्चों में यह बेसिक होता है। इसके अलावा हमारा बीमारी के समय, चलते समय या दौड़ते समय या कठिन परिश्रम करते समय इसका जो दर है ये बढ़ जाता है। तो यह पंपिंग स्टेशन है, यह हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन है जो पूरे शरीर में रक्त को भेजता है और फिर वापस भी ले आता है। यह जीवन पर्यंत काम करते रहता है। यह विशेष प्रकार के ऊतक से बना होता है जिसे कार्डियक मसल, हृदय पेशी कहते हैं। इसकी चर्चा ऊतक वाले भाग में हुआ था। इसके बाद है प्लीहा, इसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं। प्लीहा या स्प्लीन, यह भी बड़ी ग्रंथि है। इसमें जो रक्त कोशिकाएं हमारी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, रक्त जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे 3 तरह की कोशिका होती है। तो टूटी फूटी आरबीसी है, इसको ये नष्ट करता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन भी होता है और इसको नष्ट करने के बाद बिलीरुबिन और बिलीबर्डिन, ये दोनों उत्सर्जी पदार्थ हैं। इसका भी निर्माण प्लीहा ही करता है, यही से बनता है। इसके अलावा लिम्फोसाइट का भी निर्माण करता है, प्लीहा करता है। बीमारी के समय में इस ग्रंथि का आकार बड़ा हो जाता है, स्प्लीन, प्लीहा। इसके बाद है वृक्क। वृक्क को अंग्रेजी में किडनी कहते हैं। यह सेम के बीज का आकार का होता है। हमारा किडनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है। संख्या में 2 होता है, एक थोड़ा ऊपर और एक नीचे, ये पीछे की ओर रहता है। यह मनुष्य का प्रधान उत्सर्जी अंग है। यह जो उत्सर्जी पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको छान कर शरीर से अलग करता है। जो हमारे शरीर में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सब जो बनता है उसको मूत्र के साथ
ये शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। अगर यह काम ठीक से नहीं करे तो ऐसा व्यक्ति बहुत दिनों तक जी सकता नहीं है। ये रक्त का मात्रा का भी यह रक्त को ठीक करता है। इसके अलावा ये जल का संतुलन करने में भी यह सहायता करता है। यह रक्त से ही उत्सर्जी पदार्थों को छानकर अलग करता है। तो किडनी के बारे में हम लोग लेसन 3 में पढ़ेंगे। इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। इसके बाद बढ़िया से पढ़ेंगे वहां पर हम लोग बाद में। अभी जानना है इसका क्या कार्य है। इसके बाद है यकृत। यकृत को अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। यह सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है, लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यह लीवर है, सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि है। यह 1 किलो से भी अधिक का होता है। इससे पित्त निकलता है। पित्त को अंग्रेजी में बाइल कहते हैं, BILE। बाइल का स्राव होता है। यह बाइल का स्राव यह वसा चर्बी फैट के पाचन में सहायता करता है। ऑर्निथाइन साइकिल एक होता है, ऑर्निथाइन चक्र। इसके द्वारा यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है। ये सब चक्र यही यकृत लीवर ही पूरा करता है। इसे शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला भी कहते हैं, क्योंकि किस प्रकार के भोजन को कहाँ भेजना है, क्या करना है, यह सब यकृत ही, हमारा लीवर ही ठीक करता है। इसके गड़बड़ी होने से हमारे शरीर में बहुत से रोग होते हैं। सबसे सिंपल रोग है जिसे जॉन्डिस या पीलिया कहा जाता है, इसके गड़बड़ी से ही होती है। इसके बाद है मस्तिष्क, ब्रेन। यह खोपड़ी के अंदर एक ब्रेन बॉक्स है जिसे क्रेनियम कहते हैं। मस्तिष्क के बारे में भी बढ़िया से हम लोग 10 क्लास में जानेंगे। अभी इतना जानना है, हमारा जो स्कल है, खोपड़ी है, उसमें एक क्रेनियम है, ब्रेन बॉक्स है जिसे मेनिंजेस भी कहते हैं। उसके अंदर हमारा मस्तिष्क रहता है। यह भी लगभग 1 किलो 350 ग्राम का होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्रेन का वजन 1 किलो 350 होता है। यह सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सोचने, विचारने, शरीर का संतुलन करने, देखने, सुनने, तर्क शक्ति, जितना भी हमारा दिमागी काम है, जो सब ये ब्रेन ही करता है। तो इस हिसाब से यह शरीर का हमारा मालिक है। मस्तिष्क ही शरीर का मालिक है जो सब क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। जितने भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनका ये तो करता ही है। इसके साथ एक और अंग है स्पाइनल कॉर्ड, वो भी करता है। इसके बाद अगला अंग है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। हमारा जो मेरुदंड है, मेरुदंड के भीतर ये खोखला रचना मिलता है जिसे मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। यह अनैच्छिक क्रियाओं पर और प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण अधिक करता है। ऐच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है, लेकिन अधिक भाग अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया, ये क्रियाएं वह है जो बिना सोचे विचारे होती हैं, अचानक होती है। अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कांटा चुभते ही पैर का उठ जाना। ये सब कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अचानक होती हैं। इनका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। हाथ पैर की जो पेशियां हैं, इनकी गति भी यह स्पाइनल कॉर्ड ही करती है। इससे 31 जोड़ी स्पाइनल नर्व निकलती हैं जो विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। इसके बाद 2 अंग और है, इनके बारे में भी हम 10 क्लास का लेसन 1 और 2 में पढ़ेंगे। यहाँ इतना जानना है, वृषण। वृषण को अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। यह नर जनन अंग है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इससे शुक्राणु, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म हम लोग का जो है मेल गैमेट है, नर युग्मक है। यह बढ़िया से 10 क्लास समझोगे इसके बारे में। इसका निर्माण में सहायता करता है। इससे टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो ये क्या होता है कि
पेशियां हमारी मजबूत होती हैं, दाढ़ी मूछ आने लगते हैं, शरीर के विभिन्न जगहों पर बाल आने लगता है। ये सब कुछ कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। आवाज पुरुषों का भारी होने लगता है, तो ये सब इस हार्मोन के कारण ही होता है जो वृषण या टेस्टिस से उत्पन्न होता है। और अंत में है अंडाशय। अंडाशय को अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। यह मादा में मिलता है। टेस्टिस नर में है और यह मादा में है। तो यह मादा जनन अंग है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। प्रधान अंग यही है। इससे एग सेल या ओवम अंडाणु का निर्माण होता है जो फीमेल गैमेट है, मादा युग्मक है। और इससे 3 हार्मोन निकलता है, लेकिन 2 के बारे में जानना है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन 2 हार्मोन हैं जो अंडाशय से, ओवरी से निकलते हैं। यह भी द्वितीयक लैंगिक लक्षण स्त्रियों का द्वितीयक लैंगिक लक्षण के विकास में सहायता करता है। स्तन ग्रंथियों का विकास करता है, मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। इसके अलावा उनकी आवाज जो है ये भारी होती है, विभिन्न जगह पर बाल का आना, ये सब ये हार्मोन नियंत्रित करते हैं। तो इसका स्राव अंडाशय से ही होता है। तो ये 12 जो है महत्वपूर्ण अंग हम लोग पढ़े हैं।